अच्छा, पहली बार मैंने देखा कि सामने वाले बेंचेस से नहीं, सामने वाली कुर्सियों से नहीं, बल्कि पीछे से तालियां बजना शुरू हुई। और मुझे लगता है यही प्रशांत किशोर का परिचय है। और आज की तिथि में इकलौते नेता हैं जिनसे मेरा पहला सवाल वो नहीं होगा कि सीट का बंटवारा हो गया। ये टेंशन तो आपको नहीं है? ये टेंशन तो नहीं है। पर प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ने के पीछे बस एक ही कारण है कि फिजिकली जो कुछ भी पॉसिबल है ह्यूमनली, जो आप 24 घंटे में कर सकते हैं, उसको देखकर जो हमारे साथियों ने निर्णय लिया है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और 2-3 दिन भी मुझे वहां लगाने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से करीब 30-40 विधानसभा क्षेत्रों में जहां मैं अदरवाइज जा सकता हूं, वहां शायद नहीं जा पाऊंगा और वहां प्रत्याशियों को, जन स्वराज के प्रत्याशियों को परसेप्टिवली कुछ नुकसान हो सकता है। तो निर्णय बस इतना ही था इस विषय को लेकर कि क्या मैं मेरे अकेले के चुनाव लड़ने से ज्यादा फायदा है या जो जन स्वराज से 243 लोग लड़ रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए मुझे ज्यादा समय देकर फायदा है पार्टी के नजरिए से। और काफी विश्लेषण के बाद जो हमारे साथ लोग हैं, जो दल में वरीय साथी हैं, उनका ऐसा मानना था कि चूंकि पहली बार हम लोगों ने दल बनाया है और एक तरीके से जीरो से, स्क्रैच से शुरू किया है, तो सबका मत ये था कि इस बार सबसे पहला फोकस उन सीटों को जिताने पर होना चाहिए जहां पर हम लोग के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और चूंकि हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं, प्रचार का समय लिमिटेड है, उसमें बीच में छठ भी है, दीपावली भी है, तो इसलिए लोगों ने तय किया कि इस बार नहीं लड़िए और दूसरों को लड़ाने में मदद कीजिए, बस इतनी सी बात है। पर ये निर्णय आपने कब किया? ये निर्णय अभी 4-5 दिन पहले हुआ है। मैं राघोपुर गया था और अगर लड़ता तो वहीं से लड़ता, लेकिन जब सबने निर्णय लिया कि अगर राघोपुर फर्स्ट फेज में इलेक्शन है तो हम लोग का जो कैलकुलेशन है कि 4 दिन कम से कम मुझे वहां रहना पड़ता है। तो 4 दिन का मतलब है करीब 40, अदरवाइज 40 विधानसभा क्षेत्र जहां पर कि मैं जाऊंगा वो नहीं जा पाता। तो ये कठिन निर्णय था, लेकिन 40 विधानसभा क्षेत्र जहां जन स्वराज के साथी लड़ रहे हैं उनकी जीत में जो कुछ भी मैं योगदान अब कर सकता हूं उसको छोड़कर मैं अपने लिए 4 दिन लगाऊं, तो लोगों ने कहा नहीं, बेहतर है कि उन 40 सीटों पर आप समय लगाइए। कल मैं राघोपुर में थी, मैं लोगों से बातचीत कर रही थी, सबकी अलग अलग राय आ रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर। बोले किससे? तो बोले पीके लड़ रहे हैं। बोले पीके नहीं लड़ रहे हैं यहां से। बोले तब तो तेजस्वी जीत देता हूं। हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग लड़ते तो कांटे की टक्कर। देखिए, मैं टक्कर से डरता नहीं हूं। अगर हम लोग डरते, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप डर गए तेजस्वी की पॉपुलैरिटी से वहां पर। भाई, अगर किसी के पॉपुलैरिटी से डरते तो यहाँ पर पिछले 30-40 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो अपने दम पर नई पार्टी खड़ा करके 243 सीट पर इतनी ताकत से लड़ रहे हैं कि 35 साल में पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। ये तो मेरा आलोचक भी, आपका इंडिया टुडे का कवर स्टोरी भी बता रहा है कि बिहार में पहली बार, दशकों में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। और ये मेरे कोई बाप दादा की पार्टी नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है, अपने से एक एक तिनका जोड़कर इस पार्टी को हम लोगों ने 3 साल में खड़ा किया है। और एक तरीके से जो लोग राजनीति को कवर करते हैं, बिहार को समझते हैं, ये अविश्वसनीय है अपने आप में। और आप देखिएगा 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बिहार में देश, उत्तर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। आप आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर? आपने अभी खुद कहा कि आप राघोपुर में गए, हाँ। और कोई बूढ़ा आदमी बता रहा है कि इस बार लड़ाई कांटे की टक्कर है क्योंकि पीके लड़ रहे हैं जी। तो भाई आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, हाँ। तो लोग यही कहेंगे इस बार कांटे की टक्कर है क्योंकि इस बार जन स्वराज लड़ रहा है। कोई, आप जो ये देख रहे हैं सीटों का घमासान, एनडीए जैसा बड़ा फॉर्मेशन, अभी तक उनको ये नहीं कल तक पता था कि कौन पार्टी कौन सीट लड़ रही है। महागठबंधन को अभी ये नहीं पता कि महागठबंधन में सहनी जी हैं कि नहीं है। ये डर इतना है कि जब तक हम लोग कैंडिडेट अपना रिलीज नहीं करते हैं, ये दूसरे लोग अपना कैंडिडेट नहीं जारी करते हैं। ये पीके का इतना डर है।
पीके के नाम का का डर नहीं है, नहीं, जनसुराज का ये डर 3 साल से किए गए एक ईमानदार प्रयास का डर है। उस 30 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से जो थके डरे हुए लोग रहे हैं, उनके सामने एक विकल्प होने का डर है। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता एक विकल्प को देख रही थी जो उनके सामने दिख रहा है, ये उसका डर है, अपने कुकर्मों का डर है, अपने द्वारा किए गए झूठे वादों का डर है। बिहार जो 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी 2025 में भी इनके 35 साल के शासन काल के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जो लोग भी उसके जिम्मेवार हैं, वो अपने कर्मों कुकर्मों की वजह से डरे हुए हैं। प्रशांत जी, जब भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी नहीं है और एक बहुत बड़ा, इससे पहले इतना अप्रत्याशित नहीं हुआ बिहार में, ये बात सही, लेकिन इसका आपको एडवांटेज भी है, आपका स्लेट क्लीन है। बिल्कुल बिल्कुल एडवांटेज है, क्योंकि पहली बार आप प्रत्याशियों की सूची निकालें जी, इस राज्य के सबसे बड़े वकील, इस राज्य के सबसे बड़े डॉक्टर, इस राज्य के सबसे रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट, इस राज्य के सबसे ऑनेस्ट समझे जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, पहली बार बिहार के संभावित प्रत्याशी, अब तो सब प्रत्याशी हो गए, प्रत्याशियों की सूची में आपको ऐसे नाम दिख रहे हैं। उसके सामने कौन है? बड़े बालू माफिया, बड़े शराब माफिया, भू माफिया, लुटेरे, नरसंहार के आरोपी, दंगाई। अब जनता को तय करना है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। अभी तक लोगों ने कहा भाई हमको, हमारे पास विकल्प नहीं था, अब आपके सामने विकल्प है। एक ईमानदारी से किया गया प्रयास है, आपके सामने विकल्प है। बिहार की जनता को तय करना है उनको क्या चाहिए। इसके बाद भी अगर लोग गलती करेंगे तो मेरे भाई, फिर बिहार की जनता अगले 5 साल के लिए तैयार रहो। जिस दुर्दशा में आज जी रहे हो, जिस भ्रष्टाचार से आज परेशान हो, वही दुर्दशा तुम्हारी आगे भी रहेगी। आपके बच्चों का पलायन नहीं रुकेगा, फर्जी शराबबंदी चलती रहेगी, लोग यहाँ परेशानी में जिएंगे, और पूरे देश में बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित किया जाता रहेगा। अगर आप नहीं सुधरोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेगी। जो बोगे वो काटोगे। तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। प्रशांत किशोर को भूल जाइए। हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील कर रहा हूं कि आप जो भी 3 प्रत्याशी मुख्य खड़े हैं, एनडीए के, महागठबंधन के और जनसुराज के, तीनों का मूल्यांकन कर लीजिए। और अगर जनसुराज का भी प्रत्याशी खराब लगे उसको भी वोट मत दीजिए, लेकिन हर हालत में अच्छे आदमी को जिताइए। यही जनसुराज का संकल्प है। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, और बिहार तब जीतेगा जब बिहार में अच्छे लोग जीतेंगे। ये अच्छे लोग जिनका जिक्र आप कहते हैं, एक लंबी चर्चा इस बात पर भी चलती है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। कठिनाई हुई है अपने कैंडिडेट्स चुनने में? बहुत कठिनाई हुई। अब मैं आपको, अभी आएंगे आपके यहाँ या सुबह से आ गए होंगे यहाँ के भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी, जो 7वीं पास हैं कि नहीं पास हैं नहीं मालूम है। उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन उन्होंने डॉक्टरेट किया है अमेरिका के उस यूनिवर्सिटी से जो कि वो डिग्री ही नहीं देती है। तमिलनाडु के किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्री फाउंडेशन कोर्स किया है जो कि सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए है। तो मुझे मालूम नहीं है कि शायद सम्राट चौधरी तमिल भी बोलते हैं, आएंगे तो पूछिएगा। वो बड़े जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि 10th क्लास कब पास किया था। मतलब आपको मालूम है कि आप पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ी हैं, उनको नहीं मालूम है कि 10th कब पढ़ा था, कब पास किया था। उसके लिए आपको उनका एफिडेविट देखना पड़ेगा। अब वो तारापुर में लड़ रहे हैं और उनके सामने वहां का डबल एमडी उस गांव, उसी तारापुर के गांव से पढ़ा हुआ एक लड़का, वहां का सबसे बड़ा शिशु रोग विशेषज्ञ, डबल एमडी और सबसे बड़ी चिकित्सा सेवा चलाने वाला लड़का चुनाव लड़ रहा है। अब तारापुर की जनता को चुनना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुनोगे कि उस व्यक्ति को चुनोगे जो आपके इस बदहाल व्यवस्था में भी आपके बच्चों का इलाज कर रहा है, अगर आप फिर से गलती करोगे तो जैसे जी रहे हो वैसे ही आगे जियोगे। 3 साल के प्रयास ने सिर्फ ये किया है कि वो 243 में से ज्यादातर अच्छे लोग मैंने चुनकर जनता के सामने रख दिया है। बहुत मेहनत हुई है लेकिन उनको रख दिया है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब हमने जनता के सर पर ये बोझ डाल दिया। तय कर लो भाई, अभी तक तुमने इतना ही कहा था कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है,
अब विकल्प तुम्हारे सामने है, जिसको चुनोगे वैसा ही सरकार बनाओगे। सबसे प्रसिद्ध बात जो लालू यादव की कही जाती है चुनावी मंत्र के तौर पर कि विकास पे वोट नहीं मिलता है, ये आपने भी सुना होगा, कई नेताओं ने कोट अच्छा किया किया कि आपने लोगों को याद दिलाया कि उनका मंत्र ही है कि विकास पर वोट उन्होंने नहीं ये मिलता। कहा था, याद होगा आपको। बिल्कुल याद। उन्होंने ये कहा हम लोगों ने तो उसको भोगा है। हाँ, अब ये बताइए कि इस विचार पर तो चर्चा, जो हम कहते हैं ना कि नेताओं की रैली में जब भीड़ आती है तो पूछते हैं कि भीड़ तो आ गई पर वोट उसमें से कितने आएंगे। आप जो विचार जनता के बीच डाल रहे हैं उस पर मंथन तो चल रहा है, पर विचार वोट में कितना तब्दील होता है? देखिए, पहले तो लोगों ने कहा कि इस विचार के लिए बिहार में कोई जगह ही नहीं है। आज से 3 साल पहले जब मैंने चलना शुरू किया पैदल, तब तो लोगों ने कहा बिहार में इस तरह के किसी प्रयास की संभावना ही नहीं है। फिर लोगों ने कहा नहीं, पैदल चल रहे हैं तो कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लोग आ तो रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे दल थोड़ी बनता है। जब दल बन गया, लोग आ गए, तो लोगों ने कहा लोग तो आ रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, बात तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे थोड़ी कुछ होगा, देखिएगा ना चुनाव आते आते क्या होगा। अब चुनाव आ गया, भीड़ आने लगी पिछले 3 महीना से। तो आप जो बात करें, भीड़ तो बहुत आ रही है, लेकिन वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, चलिए वो भी स्टेज निकल गए। अब जब प्रत्याशियों की चयन की बात हुई तो 2 एस्टेब्लिश्ड फॉर्मेशन के मुकाबले जनसुराज ने सबसे बेहतर प्रोफाइल के कैंडिडेट, सबसे अनुभवी लोगों को जमीन पर उतारा है। अब एक स्टेप और रह गया है। जनता ने सुन लिया, समझ लिया, देख लिया, परख लिया, चर्चा कर रहे हैं, कर लिया, भीड़ में तब्दील हो गए। अब भीड़ को अंतिम जाकर वोट दबाना है। बट दे स्टिल नीड, आई एम ऑनेस्ट इनफ टू से कि दे नीड ए लीप ऑफ फेथ कि जाके वो बटन दबाएं। ऐसा इसलिए नहीं कि यहाँ लोग जातियों में बटे हैं जैसा लोग बताते हैं, इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत कठिन काम है, इसलिए कि जब आप इतनी गरीबी बदहाली में, होपलेसनेस में इतने लंबे समय तक रह जाते हैं तो साइंटिफिकली उससे निकलने की आपकी जो क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। आपको लगता है अब ये सुधर ही नहीं सकता है, यू बिकम यूज्ड टू। So for that people need a leap of faith कि भैया ये वो अंततः एक विकल्प आ गया है। इसीलिए जब लोग पूछते हैं कितना सीट आएगा, जो भी नेता यहाँ आया होगा, आएगा आगे बोलेगा हम ही जीत रहे हैं। जनसुराज में प्रशांत किशोर एकमात्र व्यक्ति है जो कह रहे हैं जनसुराज से कि भाई हम लोग को या तो 10 से कम सीट आएगा या 150 के ऊपर आएगा, बीच में नहीं मरेंगे। क्योंकि इतनी चर्चा हो गई है, लोगों ने समझ लिया है कि ये वो रास्ता है जिससे बिहार से की दुर्दशा खत्म हो सकती है। अब अगर उन्होंने लीप ऑफ फेथ लिया तो सारे समीकरण ध्वस्त होंगे, और अगर लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, सब सुनने समझने के बाद भी, तो ये संभव है कि 10 से कम ही सीट आए। लेकिन जहां तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने एक बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी, अब ये पीछे हटने वाला नहीं है। अभी नहीं होगा तो 5 बरस और लगेगा, लेकिन इससे पीछे हटने वाले यही नहीं 5 बरस वाली बात। गांव-गांव में चबूतरे पे चर्चा चलती है, और बिहार तो प्रसिद्ध ही है अपनी राजनीतिक चर्चाओं के लिए। अब वहां पर कई लोगों ने ऐसी भी चर्चा मुझसे की कि ये अभी ना हुई, 5 बरस और लगी। नहीं, हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन। देखिए, जब आप इस तरह की चर्चा करते हैं, सर्वे करते हैं, तो कई बार लोग कुछ लोगों से बात करके एक सैंपल साइज ड्रॉ करके एक अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो 10 में 10 आदमी तो कभी किसी विचार से एकदम कन्विंस होगा नहीं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई 10 में कितने लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं इसी बार हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3-4 लोग तो है। 3-4 लोग कह रहे हैं 5 बरस और लगेगा, 3-4 लोग कह रहे हैं नहीं भाई इनसे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए अगर ये रेशियो है, तो बिहार को जीतने के लिए, बदलने के लिए 3-4 लोग ही तो चाहिए भाई, 3-4 लोग ही चाहिए। पर 150 सीट के लिए एक वेव बस 3 लोग चाहिए। 10 में 3-4 लोग अगर मान गए, 40% वोट होता है, त्रिकोणीय लड़ाई में 150 से ज्यादा सीट आ जाएगा। पर आपको क्यों लग रहा है कि एनडीए का विकल्प तेजस्वी को नहीं देखा जाएगा बल्कि प्रशांत किशोर को देखा जाएगा? क्योंकि पिछली बार भी जीतते जीतते रह गए तेजस्वी। पहली बात तो पिछली बार जीतते जीतते नहीं रह गए। चिराग पासवान का एक फैक्टर था जी, जिसको आप ब्लैक स्वॉन इवेंट कह सकते हैं, जो कभी एक बार लाइफ में हो जाता है। स्ट्रेटेजिकली चिराग पासवान की पार्टी ने सिर्फ जदयू की सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे 38 सीटों पर, जहां पर जदयू को जीतना चाहिए था वहां राजद जीत गई। अगर आप तेजस्वी के 74 सीट में 38 को माइनस कर देंगे तो जो उनका पार्टी का रियल ताकत है 25 से 30 सीट, वही आपको दिखता है। और ये सिर्फ मेरा हाइपोथेटिकल विश्लेषण नहीं है, उसका परिणाम आपको आगे लोकसभा चुनाव में भी दिखा। उतनी ही लोकसभा सीट आई
जो कि 25 से 35 विधानसभा क्षेत्रों के बराबर है। इस बार वो व्यवस्था नहीं है, इस बार वो व्यवस्था नहीं है। इस बार अलग से कोई नहीं लड़ रहा है जो कि सिर्फ तेजस्वी के फायदे के लिए लड़ रहा हो। तो राजद की जो वोट शेयर है वो 25% के 22 से लेके 30% के आसपास आप रख के चलिए। उसमें अगर लोग कह रहा है कि 2 गो 4 गो, ज्यादातर लोग कहता है MY समीकरण है, कहता है 2 गो 4 गो यादव तो आपको दे रहा है, फिर कहता है भाई 2 गो 4 गो मुसलमान भी आपको दे रहा है। तो भाई अगर 2 गो 4 गो यादव 2 गो 4 गो मुसलमान वोट दे रहा है और उनका वोट 25 से 30% है, तो उसमें से 5% घटा दीजिए, तो देख लीजिए कि वो कहां रहेंगे, और 5% ऐड कर दीजिए जनसुराज में। आप सीधा लॉजिक की बात है। लोगों, मैंने कहा कि जेडीयू को 25 सीट नहीं आएगा, कैसे कह रहे हैं? तो हम उसके लिए कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं। जदयू को 42 सीट आई थी पिछली बार, और नीतीश कुमार आज के मुकाबले ज्यादा सक्रिय, ज्यादा सचेत, ज्यादा बेहतर स्थिति में थे। एक चिराग पासवान की पार्टी जदयू के 110 सीटों पर अपने कैंडिडेट को बिना किसी तैयारी के उतार दिया, तो 42 पर आ गए। अब उन 110 सीटों पर प्रशांत किशोर जनसुराज ने प्रत्याशी उतारे हैं, हमने तैयारी के साथ उतारे हैं। नीतीश कुमार पहले से कमजोर है शारीरिक और मानसिक तौर पर, और 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो 42 से ऊपर जाएंगे कि 42 से नीचे जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है, नीचे ही जाएंगे, नीचे ही जाएंगे। आप कैसे भी देख लीजिए, यहां पर जो लोग चुनाव लड़ते रहे हैं उनका नुकसान होना तय है, उनका नुकसान होना तय है, कोई नहीं बचा सकता। आप अवेयर होंगे इस बात को लेकर कि कई लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं जनसुराज और आम आदमी पार्टी को लेकर। उनको लगता है कि वैसे ही एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोल रही है, युवाओं के हक में बोल रही है, इस तरह की चीजें। अब लोग अगर अरविंद केजरीवाल से या फिर आम आदमी पार्टी से आपका पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक नुकसान भी हो जाता है आपको। जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियल बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। प्रशांत किशोर का, जनसुराज के लोगों का आंदोलन में कोई यकीन ही नहीं है। मैं आंदोलनों में यकीन ही नहीं करता हूं। पिछले 3 साल से मैं जो यहां काम कर रहा हूं, मैंने कोई आंदोलन नहीं किया है। हम तो 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं। हमारा आंदोलनों में यकीन ही नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास को दुनिया भर में पढ़िए। आज तक फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिएगा तो आज तक किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता में, किसी दुनिया के किसी भूभाग में सृजन का काम नहीं हुआ है। आंदोलन जो है वो विध्वंस का रास्ता है। आंदोलन एक तेज हथियार है जिससे आप लोगों को, सत्ता को, सल्तनत को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। नई व्यवस्था का सृजन का वो रास्ता नहीं है। एक सवाल रोहित सिंह पूछना चाह रहे हैं। हेलो, आप ये कह रहे हैं कि एनडीए जो 10,000 रुपए दे रहा है, जो कैश बेनिफिट दे रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरा तरफ तो भाई हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कह रहा है, तो उसका असर होगा कि नहीं होगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब भाई बिहार के लोगों को आप कितना मूर्ख समझते हैं? 78 साल देश को आजाद हुए हो गया और बिहार में टोटल 26.5 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। भारत का बात छोड़ दीजिए, बिहार का बात छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र, कोई ऐसा, इवन स्विट्जरलैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये प्रावधान नहीं है कि जिनके पास इतना पैसा है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दे दें। संभव ही नहीं। और 3.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में आएंगे तो करेंगे क्या? करेंगे क्या? सैलरी लेंगे, घर पर सतुआ पिएंगे, सोएंगे। भाई काम क्या करेंगे वो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी यहाँ पर आने के लिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल